व्हाट इज़ ग्राफ? ग्राफ इज़ अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर आपके पास कोई डेटा है, उस डेटा की जो पिक्चर आप बनाएंगे, दैट पिक्चर रिप्रेजेंट द ग्राफ। उसको हम क्या कहेंगे? क्या ग्राफ? मिसाल के तौर पे जिस तरह मैं कहता हूँ अली, और अली का कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तो ये जो आपके पास जो अली का कॉन्टैक्ट नंबर है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर या नेम सामने आएगा तो उसकी तस्वीर दिमाग में बनती है, तो वो उसके क्या कहलाएगी? पिक्चर कहलाएगी। ठीक है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि अगर जब आप बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर कोरोना की वजह से जो पेशेंट हैं, उनका अगर मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ, मैं ये कलेक्ट करता हूँ कि पर डे जो है 5 पेशेंट आते हैं, उनमें से 3 रिकवर कर जाते हैं और 2 जो होते हैं वो डेथ अकर हो जाती है उनकी। ठीक है, 2 की डेथ अकर होती है और 3 क्या कर जाते हैं? रिकवर कर जाते हैं, और टोटल पेशेंट जो होते हैं वो 5 होते हैं। अब ये 3 और 4 मैं पेशेंट इस लाइन पे लेता हूँ, मैं पेशेंट लेता हूँ, इधर उसकी रिकवरी लेता हूँ, तो यहाँ पर पेशेंट कितने आए? 5 आए, और रिकवर कितने किए? 3 कवर किए। तो इसकी जो पिक्चर बनेगी वो ये बनेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं कि आपके पास ग्राफ आ जाए। समझ आ गई बात? व्हाट इज़ ग्राफ? ग्राफ इज़ अ पिक्चर ऑफ डेटा। अब ये जो डेटा था, इसकी जो पिक्चर मैंने बनाई तो ये आपके पास बनी। अब इससे ये साबित हुआ कि मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है, आगे की तरफ जाती है, बढ़ती जाती है, और रिकवरी स्लोली हो रही है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? इसका ग्राफ कहलाएगा। अब सबसे पहले ग्राफ के अंदर सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर क्या होता है? अब देखें, हमारे पास एक चीज़ होती है डिपेंडेंट, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट। जब किसी भी फंक्शन की बात करते हैं तो एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा क्या होता है? इंडिपेंडेंट। जिस तरह मैं कहता हूँ एफ़ कोई फंक्शन है एक्स का, इक्वल टू क्या है? x+1। ये जो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ये आपके पास क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है। ये जो पुट करते हैं क्या होती है? डोमेन। और इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर इसकी क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। जो पुट करेंगे वो क्या होगा? डोमेन, और जो आंसर आएगा वो क्या होगा? रेंज। अब इस डोमेन और रेंज, डोमेन ए है और रेंज आपके पास क्या है? बी है। इसको इस तरह की फॉर्म में जब लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर कहलाता है। ठीक है। अब ऑर्डर पेयर ग्राफ के ऊपर किस तरह से होगा? इंडिपेंडेंट हमेशा जो होता है वो एक्स एक्सिस पर होता है। इंडिपेंडेंट इधर होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है? वर्टिकल लाइन के ऊपर। तो इसको ग्राफ में किस तरह से ज़ाहिर करेंगे? ए है, ये बी है, तो ये इसका ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा? ए बी आ गया। समझ आ गई बात? ऑर्डर पेयर इसका क्या आ गया? ए बी आ गया। इसी तरह से अब ये ऑर्डर पेयर के अंदर वाई इट इज़ कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर को ऑर्डर पेयर कहा क्यों जाता है, उसके पीछे रीज़न देखें। ये मेरे पास है ए बी, इसी तरह मैं इसको इक्वल लिख सकता हूँ एक्स वाई के। तो इसका ये मतलब होगा पहला किसके इक्वल है? पहले के, और दूसरा किसके इक्वल है? दूसरे के। इसमें ऑर्डर मैटर करता है। इसमें क्या मैटर करता है? ऑर्डर मैटर कर। ऑर्डर जो है वो इसका बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। ऑर्डर का मतलब ये है कि पहला पहले के साथ ऑर्डर है, दूसरा दूसरे के साथ है। अब जो दूसरा नॉन ऑर्डर पेयर, जिस तरह ए बी लिखा हुआ है, इक्वल टू मैं लिखता हूँ सी डी, तो इसका ये मतलब होता है कि ए के इक्वल भी हो सकते, ए सी के इक्वल भी हो सकते हैं, ए डी के इक्वल भी हो सकते हैं, और बी सी के इक्वल भी हो सकते हैं, और बी डी के इक्वल होते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें फिर हमें नहीं पता होता कि पहला किसके इक्वल है और दूसरा किसके इक्वल होता है। तो इस वजह से इसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। इस वजह से इसको फिर क्या कहा जाता है? ऑर्डर पेयर कहा जाता है। तो समझ आ गई बात? ऑर्डर पेयर का क्या मतलब है? क्लियर? को लिखने के लिए ये जो ब्रैकेट इस्तेमाल की जाती है, ये वाली ए बी, इसको आप क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस। इसको क्या कहा जाता है? पैरेंथेसिस कहा जाता है। समझ आ गई बात? और राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, करली ब्रैकेट, ये इसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? पैरेंथेसिस होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर पेयर का? अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि ऑर्डर पेयर से किस तरह से ग्राफ पे हम कैसे आएंगे, एक्सेस किस तरह से होगा। सबसे पहली चीज़ एक्सेस। व्हाट इज़ एक्सेस? ये वाली लाइन, इस लाइन को कहा जाता है वर्टिकल लाइन। कौन सी है? वर्टिकल। और ये वाली लाइन को क्या कहा जाता है? कौन सी आपके पास? हॉरिजॉन्टल आ जाती है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। और जो इस तरह वाली लाइन होती है इसको कहा जाता है स्लैंट। इसको क्या कहा जाता है? स्लैंट कहा जाता है। ये वर्टिकल आती है, ये हॉरिजॉन्टल आती है, ये वर्टिकल, और ये क्या कहलाता है? स्लैंट कहलाता है। ठीक है। जब इसको आप वर्टिकल दो लाइनें जब आपस में, ये जो लाइनें हैं, ये अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, ये लाइन वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जब ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। क्या मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर? कि एक दूसरे के ऊपर कितने के एंगल बनाएं? 90 के एंगल बनाएं। तो इनको जो ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे के ऊपर 90 के एंगल बनाती हैं, इनको कहा जाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या कहा जाएगा इनको? म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
ठीक है। जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होती हैं इनका नाम क्या, इन्हें क्या कहा जाता है, एक्सेस कहा जाता है। द लाइन्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर इज कॉल्ड एक्सेस, एक्सेस इज कॉल्ड एक्सेस। अब एक्सेस दो तरह के होते हैं, एक एक्स एक्सेस है और दूसरा कौन सा एक्सेस आता है, वाई एक्सेस आता है। जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको क्या कहा जाता है, एक्स एक्सेस। जो वर्टिकल होता है इसको क्या कहा जाता है, वाई एक्सेस। इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सेस कहते हैं। एक्स एक्सेस और दूसरा कौन सा एक्सेस आ गया, वाई एक्सेस आ जाएगा। अब वाई में जो वैल्यू होती है ऊपर पॉजिटिव होती है, नीचे क्या होती है, नेगेटिव। ये लेफ़्ट पॉजिटिव और राइट पे पॉजिटिव और लेफ़्ट पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें बनी है, ये वाली चीज़ें, इनको क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट लास्ट क्वार्टर से निकला हुआ है। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, मतलब किसी चीज़, ये सर्कल है, इसके आप 4 हिस्से करेंगे तो इसका हर एक जो पीस है, हर एक जो चीज़ है, इसको आप क्या कहते हैं, क्वार्टर। और सर्कल के केस में इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। इसको काउंट करने का 2 तरीके हैं। एक हमारे पास इसको इस तरह से काउंट करते हैं, ये आपके पास आता है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला जो आता है इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। ये क्वाड्रेंट जो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये कौन सा होता है, सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या होता है, फोर्थ होता है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्लॉकवाइज क्या होता है, फोर्थ थर्ड, फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, ठीक है, ये आता है। अब इसमें कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ क्या नेगेटिव। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पर वाई पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए भी पॉजिटिव है और बी भी क्या है, इधर क्या होगा, पहला ए नेगेटिव, बी क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, ए भी नेगेटिव और बी भी क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर क्या होगा, ए पॉजिटिव और बी क्या है, नेगेटिव। ए बी का मतलब ए एक्स को ज़ाहिर करते हैं और बी किसको ज़ाहिर करते हैं, वाई को ज़ाहिर करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। दोबारा रिपीट करूँ। अब हम चेक करते हैं कोई कौन सी ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट के अंदर है। 2 3 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, पहला क्या है, पॉजिटिव, दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव। ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव हैं, वो कौन सा है, फर्स्ट है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ आएगी बात। अब बुक में देखते हैं क्वाड्रेंट किस तरह से देखें। ये जो आपके पास है -4 और 3, इसमें क्या है, एक्स क्या है, नेगेटिव, वाई क्या है, पॉजिटिव। इधर है ना, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। यहाँ पर एक्स क्या है, नेगेटिव, वाई क्या है, पॉजिटिव। तो ये वाला क्वाड्रेंट आ गया। ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, कौन सा है, थर्ड है ना। इधर देखें, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, कौन सा आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक समझ आ गई बात। दोबारा रिपीट करूँ। अब हम देखेंगे कि लीनियर ग्राफ क्या होता है। व्हाट इज़ मीन बाय लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ का मतलब ये होता है, आप जो भी ग्राफ बनाएंगे उसमें एक्स की पावर, वाई की पावर, जेड की पावर जो भी होंगे, वो पावर क्या होगी आपके पास, 1 होगी। तो उसे हम क्या कहेंगे कि आपके पास इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। इसी तरह से यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, जेड की पावर 1 है। इस ग्राफ का नाम क्या रखा जाएगा, लीनियर ग्राफ। और ये आपके पास इस इक्वेशन क्या होगी, 1 होगी पावर। और जो ग्राफ इसका बनेगा वो लाइन बनेगी। और वो कौन सी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। वो कौन सी लाइन होगी, स्ट्रेट। वो अपवर्ड भी हो सकती है, वो डाउनवर्ड भी हो सकती है, लेकिन लाइन जो होगी वो कौन सी होगी, स्ट्रेट लाइन। समझ आ गई बात। अब हम देखते हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और पैरेलल टू द वाई एक्सिस का बोल, जिस तरह x = 4 है। अब इसका ग्राफ ये होगा, x की वैल्यू 4 कहाँ पर आती है, यहाँ पर आएगी ना। ये देखें, x की वैल्यू 1 2 3 4 5, x की वैल्यू 4, ये पॉइंट आ रहा है। अब इसका ग्राफ किधर होगा, ये ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं और नीचे की तरफ। तो जो x की वैल्यू होगी वो पैरेलल टू द क्या होगा, y एक्सिस होगा। अगर मैं कहूँ y = 6, तो y किधर होगा, 6। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया ना। तो ये इस तरह से होगा। तो पैरेलल टू द क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ आ गई। ये कब पैरेलल हो गया, जब वैल्यू आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वैल्यू क्या होगी आपके पास, कांस्टेंट। मतलब क्या है कांस्टेंट, x = सम कांस्टेंट, y = सम कांस्टेंट। तो उस वक्त जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा या पैरेलल टू द वाई एक्सिस होगा। लेकिन जब आपके पास वेरिएबल आ गया, वेरिएबल आने का मतलब क्या है, x = क्या आ गया, y आ गया। इस केस में ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस भी नहीं होगा, पैरेलल टू द वाई एक्सिस भी नहीं होगा। तो ये जो ग्राफ को जाएगा फिर वो यहाँ से जाएगा,
तो इस तरह के ग्राफ को कहते हैं ये नीदर पैरेलल, ठीक है, ना ये पैरेलल एक्स एक्सिस पे ना ये वाई एक्सिस के, तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा आगे, नीदर पैरेलल। क्लियर है यहाँ तक बात, दोबारा रिपीट करूँ। अच्छा, अब हमने लिखा है वाई इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, तो ये कहाँ से गुजरा है, ओरिजिन से गुजरा है। इसी में वाई इज इक्वल टू अगर एक्स प्लस 1 हो जाए, देखें यहाँ पर जब ग्राफ ये था ना वाई इज इक्वल टू एक्स था, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वाई का आंसर आएगा ना, एक्स की 0 पुट करेंगे तो वाई का भी क्या आएगा 0, एक्स की 1 पुट करेंगे वाई का भी क्या आएगा 1। तो ये कहाँ से गुजर रहा था, यहाँ से गुजर रहा था ना। अब इस केस में देखें वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, इधर 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, जब 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा था 1। तो इसका मतलब ये 0 जब यहाँ पर होगा तो ये कहाँ से गुजरेगा 1 से गुजरेगा, तो ये ग्राफ फिर इसका यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। अगर ये आपके पास होता है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो फिर इसमें 0 जब पुट करते तो वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो वाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये 0 पे कहाँ से गुजरता, नीचे से गुजर जाता ना -1। समझ आएगी। अगर कोई वैल्यू उसके अंदर प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, प्लस या माइनस होती है किसी भी इक्वेशन में, y इक्वल टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट या माइनस सम कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का मकसद उसको ओरिजिन से हटाना होता है। ओरिजिन से हटाने का मतलब क्या है, अगर प्लस है तो उसको किधर लेकर जाएगी ऊपर, अगर माइनस है तो किधर लेकर आ जाएगी नीचे। समझ आएगी बात। अगर इक्वेशन में ये हो y इज़ इक्वल टू 2x आ जाता है, y इज़ इक्वल टू 4x आता है, इसका क्या काम होगा। देखें y इज़ इक्वल टू 2x था, तो मैं जब इसमें 0 पुट करूँगा 0 पे तो 0 ही होगा ना, गुजरेगा ओरिजिन से ही, ठीक है। लेकिन जब y इज़ इक्वल टू x है और ये y, x की वैल्यू 1 पुट करूँगा y की क्या होगी 2 होगी, तो ये, और x की जब 2 पुट करूँगा इसमें तो y की क्या होगी 4, तो ये फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, टिल्टेड ऊपर की तरफ झुकाव होगा इसका। जब इसमें पुट करूँगा तो इसका ग्राफ जो होगा 2 वाला ये था ना, इस तरह से था, तो 4 वाला थोड़ा सा और ऊपर की तरफ हो जाएगा। समझ आ गई। तो इसका ये जो कोफिशिएंट होता है, ये क्या होता है आपके पास, इसका कोफिशिएंट होता है। इस कोफिशिएंट का मकसद होता है उसका एंगल चेंज करना। एंगल चेंज करने का मतलब क्या है, ये यहाँ पर था, जैसे कोफिशिएंट बढ़ेगा तो ये रोटेट होगा, ऊपर की तरफ होता जाएगा, मतलब एक्सेस के करीब होता जाएगा। अगर एक्स का कोफिशिएंट है तो वाई के करीब होगा, वाई का कोफिशिएंट है तो फिर एक्स के करीब होगा। तो ये काम होता है कि इसका कोफिशिएंट का होता है। समझ आ गई बात, दोबारा रिपीट करूँ। 2 कह रहा है 2x माइनस 1 इक्वल टू 3, आर द फॉलोइंग लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या पैरेलल टू द वाई एक्सिस, आर नीदर। एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं या वाई एक्सिस के पैरेलल हैं या किसी के भी नहीं है। नीचे रजिस्टर निकालो। 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या आपके पास 3 है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, इसको चेक कर रहे हैं पैरेलल किसके। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, x इक्वल टू क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 2। समझ आ गई। अब ये कोई कांस्टेंट आ गया ना, x कांस्टेंट आ रहा है तो पैरेलल क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्स। समझ आ गई बात कैसे, x की वैल्यू 2 है ना ये, तो यहाँ से बोला पैरेलल टू द वाई एक्स। नेक्स्ट कौन सा चेक करें, ये y वाला कर लेते हैं। 2y प्लस 3 इक्वल टू क्या, ये प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, y इक्वल टू क्या होगा -1/2। अब देखेंगे माइनस इधर होता है ना, ये 1 है, 1/2 का मतलब क्या है, इसका हाफ -1 है, -1/2 का क्या होगा हाफ क्या होगा -1/2। तो ये लाइन इस तरह से लग जाएगी, तो ये y है पैरेलल टू द क्या हो जाएगा। समझ आ गई बात, दोबारा रिपीट करो। अब ये जो क्वेश्चन है, जिस तरह ये 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, इसमें क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y और x इक्वल टू क्या हो जाएगा y। समझ आ गई बात। 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू y, देखें कांस्टेंट के बजाय वेरिएबल आ गया ना, तो ये पैरेलल किसी के भी पैरेलल। अभी हमने बात की थी कि ये जो कोफिशिएंट होता है y इज इक्वल टू सम कोफिशिएंट 2x है, तो ये क्या करते हैं उसका एंगल चेंज करते हैं ना। ये 2x को इधर से 2x को यहाँ से लाएगा ना, अगर 4x होता थोड़ा सा और ऊपर करता है ना, तो इसका मतलब ये किसको चेंज करता है, एंगल को चेंज करता है। ये कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट किसको चेंज करते हैं, एंगल को। एंगल का नाम हम क्या रखते हैं, ये क्या होता है स्लोप, और इसको किस से ज़ाहिर कर लेते हैं,
और अगर इसमें y इक्वल टू एक्स प्लस 1 था, इसका क्या काम था? पहले ये कहाँ से गुजर रहा था? ओरिजिन से। y इक्वल टू एक्स पे कहाँ से गुजर रहा था? ओरिजिन पर। अब इसमें प्लस 1 आए तो ये कहाँ से गुजरेगा? ऊपर से। अगर इसमें y इक्वल टू एक्स प्लस 6 आता तो ये कहाँ से गुजरता? और ऊपर से गुजरता ना। और अगर माइनस होता तो फिर किधर से गुजरता है? नीचे से। तो ये किस एक्सिस को काट रहे हैं? y को। इसका नाम क्या रखा जाता है? y इंटरसेप्ट। इसको क्या कहा जाता है? y इंटरसेप्ट। समझ आ गई? अब ये कोई कांस्टेंट है ना y इंटरसेप्ट, तो कांस्टेंट को हम किससे ज़ाहिर कर लेते हैं? c से। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं एंगल को किससे ज़ाहिर किया? m से। कांस्टेंट को किससे ज़ाहिर किया? c से। तो y इक्वल टू कुछ होता है ना, तो मैं इसको क्या कहता हूँ? mx प्लस c। समझ आ गई? इस इक्वेशन का नाम क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c। इसको कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। m की वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी और दूसरी किस वैल्यू फाइंड करनी होगी? c की। क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला लिखता हूँ मैं 2x प्लस 3y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ना, y इक्वल टू mx प्लस y को अकेला करना है तो पहले इसको इधर छोड़ेंगे, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू क्या था? 0। तो 3y इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2x प्लस 1। समझ आ गई बात? अब ये 3 भी ख़त्म करना है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट छोड़ना, 3 सब के उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसके नीचे भी आ गया और नीचे। अब जनरल इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c। ये वैल्यू किसकी आ गई? x को छोड़ो पीछे, ये वैल्यू c की जगह क्या आ गई? ये m की वैल्यू क्या आ गई? -2/3 और c की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। समझ आ गई बात? इसका मतलब क्या हुआ? c की वैल्यू जो है वो 0.33 यहाँ से, और m की वैल्यू -2/3, मतलब ये इधर से थोड़ा सा रोटेट, इसको इस तरह से रोटेट करेंगे। समझ आ गई बात? तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड होगी। जनरल इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 था, इसको इस फॉर्म में बनाया मैंने। दोनों को मैं x और y 1 को उधर लेकर गया, फिर इसको 3 जो था मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कंपेयर किया, हमारे पास वैल्यू। समझ आ गई बात? y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। और इसका ग्राफ फ़र्ज़ करें ये बन रहा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ ये बन रहा है। मैंने चेक करना है कि क्या इसके ऊपर 2 आता है या नहीं आता, क्या इसके ऊपर 0 आता है कि नहीं आता। तो मैं कैसे चेक करूँगा? इसमें पुट करूँगा, कोई ना कोई वैल्यू इसमें क्या करूँगा? पुट करूँगा, जो भी आर्डर पेयर दिए हुआ। मैंने चेक करना है कि ये आर्डर पेयर 2 और 3 इसमें आता है कि नहीं आता। तो मैं इधर 2 पुट करूँगा, y की जगह, इसकी जगह 3 पुट करूँगा, इसकी जगह क्या पुट करूँगा? 2। अगर लेफ़्ट राइट इक्वल होगी तो इसका मतलब ये लाइन उसके ऊपर वैल्यू आती है। मैं y की जगह यहाँ पर क्या लिखूँगा? y की जगह मैं क्या लिखूँगा? 3। x की जगह क्या लिखूँगा? 2 प्लस 1। तो 3 इक्वल टू क्या आ गया? 2 प्लस 3। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर ये पॉइंट आ रहा है, तो ये पॉइंट जो है लाइजेस ऑन इक्वेशन, लाइजेस ऑन इन इक्वेशन, ऑन इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन के ऊपर क्या करता है? लाइज करता है। समझ आ गई बात? अगर ये पॉइंट यहाँ फ़र्ज़ करें होता -2 3, -2, ये -2 आ गया और यहाँ से क्या आ गया? 3 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। ये पॉइंट है -2 और 3, इसको पुट करके ये पॉइंट यहाँ पर है। मैं चेक करता हूँ क्या ये इसके ऊपर आता है कि नहीं आता। y की जगह क्या पुट करूँगा? 3, x की जगह -2 प्लस 1, 3 इक्वल टू -1। क्या इक्वल आ रहा है? नहीं। इसका मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर लाइज नहीं कर रहा है। लाइन वो जा रही है ना इक्वेशन की, और पॉइंट किधर आ रहा है? पीछे आ रहा है। तो इसका मतलब इसके ऊपर लाइज नहीं। समझ आ गई बात? तो यही जो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो ये इसका क्या कहलाता है? सोल्यूशन। समझ आ गई बात? दोबारा रिपीट करूँ? अब ग्राफ में से इसमें से चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है 2x माइनस वाई माइनस प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ऑर्डर पेयर कौन सा ट्राई करूँ? कौन सा करना है इसमें? 5 3। ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू? पुट करें। x से क्या लिखेंगे? y की जगह 2 5 सर्टेन, और ये क्या हो जाएगा? 2। नहीं आ रहा है ना इक्वल, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है, अगर इसका ग्राफ यहाँ से जा रहा है, फ़र्ज़ करो यहाँ से जा रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ या इधर उधर कहीं, ठीक, इसके ऊपर लाइज